हेलो नमस्कार भैया लोग, स्वागत है आप सभी का मुकेश एग्जाम डोज पर। आई होप आप सभी लोग बहुत ही मस्त ज़बरदस्त होंगे। तो डियर, इस चैनल पे हम लोग डेली का डेली कवर कर रहे हैं डियर ग्रुप डी एग्जाम के एनालिसिस को, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे भैया 4 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को, जो कि एग्जाम रिव्यू के माध्यम से मिला है। और बहुत ही ओरिएंटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रहे हैं हूबहू उसी क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। अपने मन से कोई भी बनाया गया क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो चलिए विदाउट एनी डिले आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। फर्स्ट क्वेश्चन है 2025 में शतरंज के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया। यानी शतरंज के लिए किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे भैया, जिनमें करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए डी गुकेश। यानी शतरंज के खिलाड़ी कौन थे भैया? डी गुकेश थे, जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 में मिला था। और किन खिलाड़ियों को 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को मिला था? तो वो हैं भैया जैसे मनु भाकर, जो कि निशानेबाजी से थी। इनको निशानेबाजी के क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 में मिला था। डी गुकेश जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं। हरमनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं। प्रवीण कुमार पैरा एथलीट के खिलाड़ी हैं। यानी मनु भाकर को, डी गुकेश को, हरमनप्रीत सिंह को, प्रवीण कुमार को, इन सभी को भैया 2025 में आपको क्या मिला था? यानी 2025 में इन सभी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। जैसे मनु भाकर किससे थी? तो निशानेबाजी से थी। डी गुकेश शतरंज के खिलाड़ी थे। हरमनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी थे। और प्रवीण कुमार जो है भैया ये पैरा एथलीट के खिलाड़ी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है भैया कि 2025 तक टेनिस में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका सी, नोवाक जोकोविच, ठीक है। तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने अब तक कुल 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने अब तक कितने स्लैम भैया? तो 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है भैया कि जून 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया सी, एम एस धोनी, ठीक है। अगर बात करूँ डियर एम एस धोनी की, तो वह इस प्रतिष्ठित सम्मान को पाने वाले 11वें भारतीय खिलाड़ी बने। यानी आईसीसी हॉल ऑफ फेम इस प्रतिष्ठित सम्मान को पाने वाले एम एस धोनी कौन से खिलाड़ी बने भैया? तो 11वें नंबर के खिलाड़ी बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, हरियाणा कैडर के किसी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हरियाणा कैडर के किस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी का अब तक 57 बार तबादला किया जा चुका है? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका ए, अशोक खेमका, ठीक है। मैं बात करूँ डियर अप्रैल 2025 में हरियाणा कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका अपनी 34 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए, ठीक है। और इस दौरान उनका 57 बार तबादला किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? यानी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका डी, यानी 10th। यानी भारत की जो रैंक थी भैया वो 10वीं रैंक थी, ठीक है। मैं बात करूँ डियर, किसी भी देश ने सभी श्रेणियों में इतनी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया कि वह बहुत उच्च रेटिंग हासिल कर सके। इसलिए इस सूचकांक में डेनमार्क समग्र रैंकिंग में 4th स्थान पर है और यही सर्वोच्च स्थान पाने वाला देश है। डेनमार्क के बाद नीदरलैंड 5th स्थान पर और यूनाइटेड किंगडम 6वें स्थान पर। यानी भैया ऐसे किसी भी देश ने नहीं था जिन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है जिनको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड श्रेणी में रखा जाए। इसलिए मैं बात करूँ डियर, तो चौथे स्थान पे आपका डेनमार्क है, जो कि सर्वोच्च स्थान पाने वाला देश है, ठीक है। और डेनमार्क के बाद भैया नीदरलैंड है, जो कि 5वें स्थान पर है। और यूनाइटेड किंगडम जो है वो 6ठे स्थान पर है, ठीक है। और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कितनी है? तो ये है भैया 10वां नंबर, ठीक है। और यूनाइटेड कितने का है? यूनाइटेड किंगडम का तो 6वां स्थान है, नीदरलैंड का 5वां स्थान है, और डेनमार्क का 4था स्थान है। और सबसे सर्वोच्च स्थान किसका भी है? तो डेनमार्क का ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। क्वेश्चन नेक्स्ट, ओईसीडी आउटलुक के अनुसार वर्ष 2025 में भारत की अनुमानित मुद्रास्फीति दर कितनी थी? तो भारत की अनुमानित मुद्रास्फीति दर कितनी थी भैया? तो 4.2%, ठीक है। मैं बात करूँ ओईसीडी के आउटलुक के अनुसार वर्ष 2025 में भारत की अनुमानित मुद्रास्फीति दर कितनी थी? तो 2.9% थी, ठीक है। तो भैया यदि ऑप्शन में 2.9% मिला हो या तो 4.2%, ये दोनों करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है भैया। यानी 2.9% या 4.2%। तो जिनमें ऑप्शन में था आपके 4.2%, तो ओईसीडी आउटलुक के अनुसार 2025 में भारत की जो अनुमानित मुद्रास्फीति दर थी वो 4.2% ही थी, ठीक है भैया, 4.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर कि भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित होने वाला नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास वर्ष 2025 में कौन सा संस्करण था?
ठीक है भैया। तो कौन सा संस्करण था? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, 17वां संस्करण। ठीक है, ये बात करूँ डी कि 17वें संस्करण का स्थान व तिथि क्या था? तो यह है अभ्यास 31 मई से 13 जून 2025 तक मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में हुआ था। यानी यह अभ्यास भैया कौन सा अभ्यास? तो कहेंगे एलिफेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास, जो कि 31 मई 13 जून 2025 तक मंगोलिया के बीच उलन बटार में हुआ था, 31 मई से 13 जून तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2025 में लॉन्च किया गया गोल स्टेट्स मोबाइल एप्लीकेशन किस संस्था की पहल है? यानी गोल स्टेट्स मोबाइल एप्लीकेशन किस संस्था की पहल है? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका सी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। मैं बात करूँ डियर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की, तो जून 2025 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यान्वयन कार्यालय एनएसओ ने भारत सरकार सांख्यिकी गोल स्टेट्स मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था भैया? तो आधिकारिक डाटा तक सभी की आसान पहुंच सुनिश्चित करना, जिसमें भैया जीडीपी, महंगाई, रोजगार जैसे प्रमुख सामाजिक आर्थिक आंकड़े इंटरएक्टिव डैश बोर्ड के लिए जरिए दिखाया गया। यानी जिसमें भैया जीडीपी, महंगाई, रोजगार जैसे प्रमुख सामाजिक आर्थिक आंकड़े इंटरएक्टिव डैशबोर्ड के जरिए दिखाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में से किस विभज्योतिकी ऊतक में ऑक्सिन हार्मोन उच्च सांद्रता में पाया जाता है? मैं बात करूँ ऑक्सिन हार्मोन उच्च सांद्रता में किस विभज्योतिकी ऊतक में पाया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, शीर्षस्थ विभज्योतिकी ऊतक। शीर्षस्थ विभज्योतिकी ऊतक। मैं बात करूँ डियर कि ऑक्सिन एक प्रमुख पौधा हार्मोन है। जो ऑक्सिन है एक प्रमुख पौधा हार्मोन है जो कोशिका वृद्धि, कोशिका लंबाई और शीर्ष को नियंत्रित करता है। ठीक है, जो पौधों में कोशिका वृद्धि, कोशिका लंबाई और शीर्ष को नियंत्रित करता है। यह हार्मोन मुख्य रूप से तने और जड़ के शीर्ष भाग में पाया जाता है, जहां विभज्योतिकी ऊतक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। नवंबर 2025 में आयोजित C14 वर्ल्ड में समिट किस शहर में हुआ था? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। ठीक है, मैं बात करूँ डियर 3 से 5 नवंबर 2025 तक C40 वर्ल्ड मेयर्स समिट रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में हुआ था। यह C40 एक त्रिवार्षिक सम्मेलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। नवंबर 2025 में ISSF द वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका सी, काहिरा, मिस्र में। ठीक है, मैं बात करूँ डियर यह प्रतियोगिता 6 से 18 नवंबर 2025 तक आयोजन काहिरा, मिस्र में किया गया था। काहिरा प्रतियोगिता में 40 सदस्य भारतीय टीम हिस्सा ली थी। ठीक है, यानी काहिरा प्रतियोगिता में 40 सदस्य में भारतीय टीम हिस्सा ली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। यह रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष को सुधारों का वर्ष घोषित किया? यानी सुधारों का वर्ष किस वर्ष को घोषित किया? तो करेक्ट ऑप्शन है सी, 2025 को। ठीक है, मैं बात करूं भैया कि भारत के रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया। सुधारों का वर्ष घोषित किया, इसका उद्देश्य क्या था भैया? तो रक्षा क्षेत्र में नीतिगत सुधार, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, प्रक्रियाओं का सरलीकरण और दक्षता में वृद्धि करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया कि भारत में पाई जाने वाली समुद्री मछली कौन सी है? तो भारत में पाई जाने वाली समुद्री मछली कौन सी है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका भैया डी, पोमफेट। ठीक है, मैं बात करूँ डियर रोहू और कतला मुख्य रूप से ताज़ा पानी की मछलियाँ हैं। रोहू और कतला मुख्य रूप से ताज़ा पानी की मछलियाँ हैं, जबकि हिल्स एक प्रवासी मछली है जो ताज़ा पानी में प्रजनन करती है, लेकिन समुद्री वातावरण में भी पाई जाती है। ठीक है, लेकिन पोम्फ्रेट एक लोकप्रिय और प्रमुख समुद्री मछली है जो भारत के तटीय क्षेत्रों में बहुतायत से पाई जाती है। ठीक है, यानी भैया जो पोम्फ्रेट एक लोकप्रिय प्रमुख मछली है जो कि भारत के तटीय क्षेत्रों में अधिक मात्रा में यानी बहुतायत में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन द्विखंडन द्वारा प्रजनन करता है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, लिस्मैनिया। मैं बात करूँ डी कि द्विखंडन एक अलैंगिक जनन विधि है जिसमें एक कोशिका दो समान कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। ठीक है, और गुलाब और लिली पौधे जिनमें प्रजनन बीज या शाकी जनन द्वारा होता है। यानी गुलाब और लिली ऐसे पौधे हैं भैया जिनमें प्रजनन बीज या शाकी जनन द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया कि एटीपी का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? एटीपी का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका ए, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। ठीक है, मैं बात करूँ एटीपी का फुल फॉर्म तो ये है एडेनोसाइन ट्रिफोस्फेयर को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। यानी एटीपी को
कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है। एटीपी का निर्माण मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जहाँ कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया चलती है। ठीक है, और इसी कारण भैया माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम लोग ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। एटीपी का निर्माण भैया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, जहाँ कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया चलती है, और इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक भैया, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl और NaCO3 की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? यानी HCl के साथ जब NaCO3 की अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया ए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 की अभिक्रिया होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी गैस भैया? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पशुओं में अवायवीय श्वसन के दौरान क्या उत्पन्न या उत्सर्जित होता है? यानी पशुओं में अवायवीय श्वसन के दौरान क्या उत्पन्न होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका ए, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल यानी भैया जब मांसपेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तब पशुओं में अवायवीय श्वसन होता है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का संपूर्ण अपघटन होता है और परिणाम स्वरूप लैक्टिक अम्ल बनता है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है भैया? तो ग्लूकोज का अपूर्ण अपघटन होता है और परिणाम स्वरूप लैक्टिक अम्ल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया कि सरीसृपों के अंडों के लिंग को प्रभावित करने वाली पर्यावरणीय अवस्था कौन सी है? यानी सरीसृपों के अंडों के लिंग को प्रभावित करने वाली पर्यावरणीय अवस्था कौन सी है? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका ए, तापमान। ठीक है, मैं बात करूँ डियर की कई सरीसृपों जैसे कछुआ, मगरमच्छ, छिपकली इत्यादि में टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है भैया, जिसका अर्थ क्या है? तो अंडों के ऊष्मायन का समय तापमान भ्रूण के नर या मादा बनने को निर्धारित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉक्सकॉन कंपनी भारत में कितने मिलियन डॉलर का निवेश करेगी? यानी फॉक्सकॉन कंपनी भारत में कितने मिलियन डॉलर की निवेश करेगी? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका ए, 1.5 मिलियन डॉलर। 1.5 मिलियन डॉलर। मैं बात करूँ डियर फॉक्सकॉन, जो कि एप्पल की प्रमुख आपूर्तिकर्ता कंपनी है। फॉक्सकॉन कंपनी ने भारत में अपने परिचालन का विस्तार करने के लिए हाल ही में $1.5 बिलियन से 1.5 अरब डॉलर का निवेश किया। यानी हाल ही में जो फॉक्सकॉन कंपनी है भैया वह भारत में $1.5 बिलियन से 1.5 अरब डॉलर का निवेश करेगा फॉक्सकॉन कंपनी भारत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया क्रियाशीलता श्रेणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार होती है? तो क्रियाशीलता श्रेणी में भैया तत्वों की व्यवस्था क्रियाशीलता के घटते क्रम में है। ठीक है, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका ए राइट होगा, क्रियाशीलता के घटते क्रम में। ठीक है, मैं बात करूँ डियर कि क्रियाशीलता श्रेणी में धातुओं की उनके रासायनिक क्रियाशीलता के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। इस श्रेणी के शीर्ष पर रखी धातुएं जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम सबसे अधिक क्रियाशील होती हैं। यानी जो शीर्ष पे रखी धातुएं होती है भैया जैसे पोटेशियम, सोडियम इत्यादि, ये धातुएं क्या होती हैं? अधिक क्रियाशील होती हैं। लेकिन नीचे की ओर रखी धातुएं जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड इत्यादि सबसे कम क्रियाशील होती हैं। ये सबसे कम क्रियाशील धातुएं होती हैं। ठीक है, इसीलिए रिएक्टिविटी सीरीज में धातुओं को अधिक से कम क्रियाशीलता यानी घटते क्रम में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भैया? स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है? ऊंचाई पर स्थित वस्तु के पास स्थितिज ऊर्जा होती है। इस ऊंचाई पर स्थित वस्तु के पास स्थितिज ऊर्जा होती है। जब वस्तु नीचे गिरती है तो उसकी स्थिति बदलती है और उसकी गति बढ़ती जाती है। इस प्रक्रिया में स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं स्थितिज ऊर्जा से परिवर्तित होना। किसमें भैया? गतिज ऊर्जा में। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। उम्मीद करते हैं भैया कि इस क्लास में हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ 4 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट को कवर किए। चलिए इस क्लास में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।